यस सर। आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो मीन्स इक्वल और कॉस्ट मीन्स जो हमारे इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं दो फैक्टर्स के, ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन, इसका मतलब है इधर जो है x1 है, यहाँ पे x2 है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता है एडेड ग्रुप और इधर होता है रिप्लेस्ड। और आइसो कॉस्ट लाइन इस जो होती है वो हमारा आइसो क्वांट कर्व के ऊपर एक टेंजेंट का काम करती है। और जो इसकी स्लोप की वैल्यू होती है, मतलब इस पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है जो प्राइस की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी एक्स टू। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी एक्स वन। इसी से हमारा एक टर्म आता है प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो जो प्राइस रेशियो कुछ नहीं, हमारा एक तरीके से आइसो कॉस्ट लाइन का एक रिले क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसी तरीके से जो इसका प्राइस रेशियो जो होती है हमारी, वो हमारा होता है प्राइस रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एडेड रिसोर्स अपॉन कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड रिसोर्स। तो ये हमारा प्राइस रेशियो होता है आइसो कॉस्ट लाइन की, ठीक। अब इसी से हम हमारा जो है जो हमारा आइसो क्वांट का कर्व का स्लोप होता है, आइसो क्वांट कर्व का जो स्लोप होता है, कर्व के स्लोप को हम लोग क्या नाम देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन, जो कि एक उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। एफ एस। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारा इनपुट्स दो होते हैं, x1 x2 दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन x2 फॉर x1 मीन्स x2 फॉर x1 को लिखने का मतलब होता है डेल्टा x1 विल बी ऑन न्यूमरेटर, मतलब डेल्टा x1 हमारा न्यूमरेटर पे होगा और डेल्टा x2 हमारा डिनोमिनेटर पे होगा। इसी तरीके से सेकंड केस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन x1 फॉर x2 मीन्स जो बाद में आएगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1। बस हमें दिमाग में ये चीज रखनी है कि इसमें जो हमारा है ऊपर रिप्लेस्ड आइटम होता है, रिप्लेस्ड गुड्स होती है अपॉन एडेड आइटम। और यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ पे पी एक्स2 और पी जो है ये टोटल कॉस्ट के डिनोमिनेटर में होता है। हालांकि हम लिखते यही है रिप्लेस्ड अपॉन
एडेड ही लिख करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये 1/px2 और 1/px1 है, और टीसी जो है हमारा कांस्टेंट चीज है, इस वजह से प्राइस रेशियो जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है, और उसकी वैल्यू जो होती है डेल्टा px1 अपॉन px2, इस कर्व के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ पे एडेड अपॉन रिसल। ठीक, ये हमारे लिए हो गई। अब लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट। सर उसमें ये टीसी बाई पी एक्स वन कहाँ से आ रहा है, या टीसी कहाँ से आ रहा है? टीसी जो है टोटल कॉस्ट लग रहा है ना आपका, जैसे आइसो को कॉस्ट का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे जो भी ये कॉस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ये px1, जैसे कि दो चीजें बात करते हैं, एक x जो है लेबर की कॉस्ट है, ठीक, लेबर चार्ज कितना ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है, ठीक, और एक फर्टिलाइजर चार्ज x1 क्या है, 50 रुपीज है, एक यूनिट की है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट। और टोटल कॉस्ट हमारा जो लग रहा है वो कितनी लग रही है, 1000 लग रही है, ठीक है। 1000/100 यहाँ पे 10 हो जाएगी हमारे लिए, और यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 200, मीन्स टोटल कॉस्ट। और ये जो है इनके एक यूनिट, मतलब एक लेबर के कॉस्ट से वो दिखता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका इंडिविजुअल वैल्यू मतलब क्वांटिटी निकल के आएगी कि कितना हमने x2 यूज किया, कितना हमने x1 यूज किया, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो इक्वल है, मतलब जो टोटल कॉस्ट इस कर्व पे जितना अगर 1000 रुपीज है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हर एक कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे अगर लेते हैं तो x क्या है, 0 है, यहाँ पे x 0 और 1000 टोटल कॉस्ट अगर हमने 1000 किया है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी 0, 100 है तो अपॉन 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर ये 0 हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 200, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं जो जो नीचे px2 और px1 है, या एक यूनिट की प्राइस है उस कमोडिटी की या उस फैक्टर्स की, जिसको हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमने बाजार में गए, ठीक है, पेन की कीमत हमारी 5 रुपए है, हमने टोटल खर्च की 50 रुपए, तो हमने कुल कितनी क्वांटिटी पेन लिए होंगे, 50/5 करते हैं तो हमको इजीली 10 वैल्यू मिल जाती है। तो उसी तरीके से जब आइसो कॉस्ट लाइंस पे होती है, तो हम क्या है कि उसके प्राइस की, मतलब यूनिट कमोडिटी की प्राइस को, मतलब ये यूनिट कॉस्ट है, बेटर यूज से इट इज यूनिट कॉस्ट है, ठीक, एक यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी की वजह कर देती है। तो एक तरीके से ये क्वांटिटी की ही जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ठीक है, ये डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ x1 और x2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसपे की कॉस्ट इक्वल आती है। समझ में आई मेरी बात? सर आइसो क्वांट कर्व भी तो डिफरेंट क्वांटिटीज ही रिप्रेजेंट करता है, आइसो कॉम्बिनेशन ऑफ वही तो, इनपुट, और ये हाँ तो आइसो वही तो, कॉस्ट लाइन भी है। हाँ तो यही तो, जिस पॉइंट पे ये दोनों चीजें एक रिवेन्यू के रूप में दिखाई देता है, एक कॉस्ट के रूप में हमको दे, जैसे कि आइसो क्वांट कर्व है, मतलब एक आउटपुट फिक्स आउटपुट पे, ठीक है, हमारी क्या कॉम्बिनेशन है, कितनी क्वांटिटी में हम x1 x2 कितनी क्वांटिटी में हमने इस पे ले, ताकि हमारा जो है इनपुट यानी जो वैल्यू लग रही है वो कम हो। तो आइसो कॉस्ट हमारे मॉनिटरी वैल्यू में काम करती है, जबकि आइसो क्वांट जो है हमारी क्वांटिटी के रूप में बात कर रही है कि 200 किलो 300 किलो, तो आइसो क्वांट में हमारी आउटपुट फिक्स है, आउटपुट मीन्स यील्ड इज फिक्स्ड, और आइसो कॉस्ट में हमारा इनकम यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर वो फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जहां पे ये दोनों टच करते हैं आपस में, उस पॉइंट को ही हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट कहते हैं, एलसीसी। जहां पे ये एक दूसरे को टच करते हैं, जहां पे हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है और यहाँ पे आउटपुट फिक्स है, जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच करेंगे, यह पॉइंट ही हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा।
समझ में आया? मतलब जो आइसो कॉस्ट लाइन बोले हैं आप, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पे मतलब इनकम फिक्स होगा, हर पॉइंट में इनकम 1000 ही है। हाँ, मतलब इनकम नहीं कहेंगे इसको, कॉस्ट कहेंगे। आप एक्सपेंड कर रहे हाँ हो, एक्सपेंडिचर कहेंगे। हाँ, टोटल कॉस्ट वो मतलब फिक्स हर है, पॉइंट में। वो फिर पैसा दिखा उसके, रहा है आपको। ठीक है। हाँ हम्म। फिर आप मतलब सर X2 X1 जो निकाले हैं वो क्वांटिटी निकाल दिए हैं। हाँ, क्वांटिटी निकाला है हमने, टोटल कॉस्ट और उसके इंडिविजुअल प्राइस, यूनिट प्राइस से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो और इसमें जो और एलसीसी पॉइंट, हम्म, तो सर जो प्राइस रेशियो है वो यूनिट कॉस्ट का रेशियो है, मतलब टोटल कॉस्ट का नहीं है ना, हाँ, क्योंकि यूनिट। नहीं नहीं, ठीक यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट है। ठीक ठीक है है। सर। अब इसके बाद बात करते हैं जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट होती है, उसके लिए जो हमारा कंडीशन बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन फॉर x2 अपॉन x1 का लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके लिए होता है डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 इज इक्वल टू पी x2 अपॉन पी x1। अब ये हमको ये पॉइंट मिल गया, एलसीसी पॉइंट, लिस्ट का कॉस्ट कॉम्बिनेशन का पॉइंट। ठीक, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब इसमें क्या है, दो तीन कंडीशंस बनते हैं जिसमें हमको डिसीजंस लेने होते हैं। उसमें तीन कंडीशन ये बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS इज ग्रेटर देन PR, मतलब प्राइस रेशियो से बड़ी हो, मतलब डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन PX1 अपॉन PX2, इससे बड़ी हो। पहला केस तो ये कह रहा है। दूसरा केस ये बराबर हो, और तीसरा केस ये छोटी हो। ठीक। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में हमको किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, किस केस में किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं केवल पहला बताऊंगा, बाकी दूसरा उससे समझ लेंगे। ठीक है। x1 इज लेस देन p x1 अपॉन p। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p x2 अपॉन डेल्टा x2 इज ग्रेटर देन डेल्टा x1 इंटू पी x1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इन दोनों को। ठीक है। ये कंडीशन ये बन रहा है। मालूम है कि इसमें जो है प्राइस किसकी ज्यादा है। अगर देखते हैं इस चीज में प्राइस किसकी ज्यादा दिख रही है। अगर पी x2 ज्यादा है और पी x1 कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक, उसमें प्राइस जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा पी एक्स टू की होगी। पी एक्स टू की प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू पी एक्स वन, इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो से ज्यादा है। ठीक है। तो जब हमारे लिए ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू पी एक्स टू की, मतलब जो एक्स टू कमोडिटी है इसकी प्राइस ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसकी ज्यादा क्वांटिटी अगर हम यूज करेंगे तो हमारा प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हमको क्या करना है कि x2 को अब हमको रिप्लेस करना होगा। इस कंडीशन में x2 इज रिप्लेस बाय x1। x1 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि x1 की प्राइस कम है, और हमारा एम भी लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए ही है। ठीक है, कम है। तो ऐसे में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो से ज्यादा है, उस कंडीशन में हमको ये डिराइव करते हैं कि जो प्राइस ऑफ x2 है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ x1। इसलिए हमें x2 कम से कम इस्तेमाल करना और x1 ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा यह जो है जी मतलब इक्वल टू की तरफ आ जाए। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम।
उसी तरह सिमिलरली जब ये यहां से ज्यादा होगा, P(x2) डेल्टा x2 इज लेस देन P(x1) डेल्टा x1। यहाँ पे जो है इस तरीके से में हमको ये पता चलता है कि P(x1) की वैल्यू ज्यादा है, मतलब P(x1) हमारे लिए कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्टली है, इसलिए हमको रिप्लेस किसको करना होगा, जो कॉस्टली है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, लेस कॉस्टली कॉस्टली इनपुट से। तो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x1, यहाँ पे ऐड किसको करेंगे, हमारा x2। तो ये डिसीजन हमको कभी कभी लेने होते हैं कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कम है, ठीक है, तो हमको जो है x2 ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, x1 कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो हमको x2 की जगह x1 इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेस्ट सिचुएशन ये होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे हम बताते हैं पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ताकि हमको एलसीसी यहाँ मिल जाती है, इस पॉइंट पे हमको एलसीसी मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई? एलसीसी का एक एग्जांपल बता देते, जैसे एमआरएससी को कोई क्वांटिटी ले, ठीक मतलब ठीक कोई दो कमोडिटी लेके। ठीक, बता दें। अब जैसे कि बात करते हैं, मान के चलो इसको जो है, ये तो हमको पता है, अभी हमने इसको इस तरीके से किया, ये इधर ले चलते हैं और टोटल कॉस्ट को जोड़ते हैं, ठीक है, हमको टोटल कॉस्ट मिनिमम लेना है। टोटल कॉस्ट कमोडिटी के रेट में जो हमारा x1 की क्वांटिटी इंटू P(x1) की यूनिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसका। उसी तरह x2 की क्वांटिटी और उसके इंडिविजुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि x1 जो है एक फर्टिलाइजर को रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलाइजर, x2 जो है हमारे लिए नंबर ऑफ इरिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसमें क्या है, फर्टिलाइजर का जो रेट है P(x1) वो 2 रुपीज पर केजी है, पर केजी, RS 2 रुपीज पर केजी। वही इरिगेशन का जो प्राइस है वो है हमारे लिए 50 रुपीज पर इरिगेशन, हमको ये पता है, ठीक, कि फर्टिलाइजर 2 रुपए के किलो है और जो सिंचाई है वो 50 रुपए पर सिंचाई हमारा लेता है, ठीक। अब इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, अब हमारा यील्ड हमने फिक्स कर दिया, हमको यील्ड जो है आउटपुट फिक्स रखना है, यील्ड हमने फिक्स कर दी। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि वीट की फील्ड है तो उसमें हमने यील्ड फिक्स कर दी कि 40 क्विंटल 1 हेक्टेयर में गेहूं होना ही चाहिए, यील्ड घटेगा नहीं, ये फिक्स है, कांस्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या यहाँ पे जो रेंज चलेगा वो 100 से लेके 0 तक चलेगा। जैसे इसको ऐसे हम बना लें, एक सीरियल नंबर x1 x2 और TC, और यील्ड हमारा फिक्स है। तो पहला जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, हम पूरा पूरा फर्टिलाइजर ले लें, इरिगेशन बिल्कुल ना लें, एक्सट्रीम कंडीशन से चल लें। तो इस केस में टीसी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200, 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 200। दूसरा कंडीशन क्या है, और यील्ड हमको 40 क्विंटल ही इसमें केस में मिल रही है, इसको कर देते हैं 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50 कर देते हैं, इसमें नंबर ऑफ इरिगेशन हम 2 कर देते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे लिए क्या हो सकता है, ये चीजें 50 इंटू 2 मतलब 100 प्लस 2 200 टू द इंटू प्लस 50, हाँ
हालांकि बेटर 1 ले लेते हैं ये एग्जांपल, क्योंकि क्लैश कर जाएगा फिगर ना। ठीक, यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 50, ये 150 हो जाएगी। और एक एक्सट्रीम कंडीशन ले लेते हैं, ये 0 और 5 इरीगेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगी वैल्यू 0 प्लस 250 इज इक्वल टू 250। अब इसमें तीनों के केस में हमारे लिए सबसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? 150। ये वाला कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको 150 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए यही सबसे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है कि हमको एक सिंचाई करनी है और 50 केजी जो है हमको फर्टिलाइजर खेत में देना है, ताकि हमारा लिस्ट कॉस्ट में 40 क्विंटल गेहूं पैदा हो सके। इसके कहने का मतलब सिंपल सा यही होता है। ठीक है, हाँ सर, लेकिन अब इसको इस इसमें तरीके फॉर्मूले से भी जैसे कर आप सकते हैं। हाँ, सर जैसे आप बोले कि आइसो कॉस्ट लाइन में हर पॉइंट में टोटल कॉस्ट सेम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, कहीं 200, कहीं 150, कहीं 250, तो यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है, वो एलसीसी पॉइंट हो गया है। ये हम क्वांट की बात कर रहे हैं, जो क्वांट पे होती है, और अच्छा उसके ये, फिर जो प्राइस रेशियो। हाँ, आइसो क्वांट हमने क्या इल्ड को फिक्स रखी हुई है ना, अच्छा अच्छा तो अच्छा क्वांटिटी फिक्स करते हुए हमने टोटल कॉस्ट को एनालाइज किया है, ताकि हम इसमें जैसे ये जो हमने बताया ये मैथमेटिकल मेथड है, अर्थमेटिक मेथड कहते हैं। और जो टेंजेंट वाला मेथड है उसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि हमेशा आपके पास ये तरीका नहीं रहेगा ना कि आप किस तरीके से इसको निकालोगे। तो आप इसको ओके आसानी से सर। उस तरीके से निकाल सकते हो, ग्राफिकल मेथड से, टेंजेंट के माध्यम से। और ऐसे आप टोटल कॉस्ट को इस तरीके से निकाल सकते हो, जिस केस में मिनिमम आएगा उस केस में आप उसको यूज कर सकते हो। सर तो जो ये है, ये हम लोग आइसो कॉस्ट कर्व में ड्रॉ करेंगे ना, ये सब अगर पॉइंट अगर ड्रॉ करना हाँ, ये सब चीजें है। अच्छा अच्छा। आइसो को क्वांट में सब मेन तो हाँ सब हाँ आइसो आइसो क्वांट ही है। ठीक, ओके सर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, उसमें दो चीजें कल हम लोग ने स्टार्ट की थी। ठीक है, डिफिनीशंस के बारे में। जैसे ये एलसीसी है, एलसीसी, इसके लिए एलसीसी ये है, इसके लिए है, इसके लिए ये है। ठीक, Q1, Q2, Q3, हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट इसको हम लोग कहते हैं, हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट, हाइयर लेवल। ठीक, अब एक होता है सबसे पहले आइसोक्लाइन लाइन। आइसोक्लाइन लाइन का मतलब जिसकी स्लोप इक्वल हो, मतलब लाइन दैट इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड। इसका मतलब इस पॉइंट को ऐसे टच करती हुई कोई लाइन, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, और यहाँ जो स्लोप की वैल्यू होगी, आपस में बराबर होगी। उसी तरीके से इस पॉइंट पे यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, यहाँ जो स्लोप की वैल्यू होगी, और यहाँ जो स्लोप की वैल्यू होगी, बराबर होगी। तो आइसो इंक्लाइंड वैल्यू होती है जो सिमिलर स्लोप वाले पॉइंट को ज्वाइन करती है, सिमिलर स्लोप, स्लोप वाले पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो सर जो एलसीसी वाला है वो भी तो हो सकता हम्म, है। हाँ, तो वही बता रहे हैं। और उसके जो एक्सपेंशन का जो एक स्पेशल केस है, जो एलसीसी ऑफ हायर लेवल ऑफ आउटपुट से जो जोड़ता है इसको, एक तरीके से आइसोक्लाइन लाइन है, इसको एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। एक्सपेंशन पाथ जो कि एक तरीके से आइसोक्लाइन लाइन है, बट ये हायर लेवल ऑफ एलसीसी पॉइंट्स को जोड़ के होता है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ एलसीसी पॉइंट, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है।
और उसके बाद एक होता है एक्सट्रीम की लाइन, जो इस तरीके से होती है, एक इस तरीके से होती है, जिसको रिज लाइन कहते हैं, रिज लाइन कहते हैं। रिज लाइन मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक पैरेलल होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, ये चीज होती है। ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है, ये हमारा आइसोक्लाइन लाइन है, और ये भी रिज लाइन है। मतलब ब्रॉडर टर्म में सभी चीजें हमारी आइसोक्लाइन लाइन है। उसका दो स्पेशल केस है, अगर बाउंड्री पे होती है तो उसको हम लोग रिज लाइन कहते हैं, और अगर एलसीसी लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट्स से मिलते हुए जाती है तो उसको हम लोग एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। और पूछता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी की वैल्यू क्या होती है। ठीक, एमपीपी की वैल्यू जो होती है हमारी रिज लाइन के अंदर पॉजिटिव होती है, बाकी बाहर जीरो होती है, अरे सॉरी, ऑन रिज लाइन जीरो होती है और उसके बाहर निगेटिव होती है। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन बुक में देखने को मिल जाते हैं कि जैसे ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इस बाउंड्री पे एमपीपी की वैल्यू जीरो होगी, इसके अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एमपीपी की वैल्यू पॉजिटिव है, और इसके बाहर जो है एमपीपी की वैल्यू निगेटिव है। बस इसको नोट कर लेना, ये कभी कभी पता होना चाहिए। ठीक है, कि रिज लाइन पे एमपीपी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक, उसके अंदर या मतलब उस कर्व के अंदर की वैल्यू अगर है तो एमपीपी की वैल्यू पॉजिटिव है, और उसके बाहर है तो निगेटिव है। ठीक है, समझ में आई कितनी बार। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? ये फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप था, उसी तरीके से अब हमारा जो है सिमिलरली दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हमको क्या है, आउटपुट, मतलब इसमें क्या डिसीजन लेने को हेल्प करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमको बेटर रिटर्न मिल सके। सिंपल सी बात है। और इसमें हमारा जो टारगेट होता है, जैसे फैक्टर फैक्टर में हमारा टारगेट लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन था, इसमें हमारा एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जी सर। ठीक, अब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम गिवन लेवल ऑफ रिसोर्स से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। यहाँ वहां पे अभी हम बात कर रहे थे फैक्टर फैक्टर में कि गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट पे काम कर सकें। ठीक है, तो इसमें वही चीज क्या है, कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है रिसोर्सेस, अगर बात करते हैं फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं, आउटपुट आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। एक आउटपुट है कि आप क्या चीज प्रोड्यूस करें, एक कमोडिटी Y1 है, एक कमोडिटी Y2 है, ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेस आपके सेम रहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो रिवेन्यू कर्व। ठीक है, या आइसो रिसोर्स कर्व, जो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे यूज करते थे आइसो क्वांटिटी कर्व, आइसो क्वांट कर्व, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं आइसो रिसोर्स कर्व। रिसोर्स मतलब हमारा इनपुट जो है वो अब इक्वल आना चाहिए, मतलब हमको इनपुट जो है वो कॉस्ट जो है वो बराबर होगी, और उससे कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग ले सकें।
इसको जो नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, कर्व पीपीसी कर्व। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट जैसा नहीं है। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी चीजें जाननी है। ठीक है, कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेंचर्स होते हैं। ठीक है, कोई ज्वाइंट वेंचर होता है, कोई कम्प्लीमेंट्री होता है, कोई सप्लीमेंट्री होता है, कोई कॉम्पिटिटिव। 4 तरीके के ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं। उसके नेचर किस तरीके से होते हैं वो चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक, जो आइसो रिसोर्स मतलब आइसो और रिसोर्स मतलब हमारा रिसोर्स जो है इक्वल होगा। ठीक है, और हमको क्या क्या कॉम्बिनेशंस लेना होगा ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इसमें सिंपली आइसो क्वाड जैसा ही रहता है, बस इसमें एक चीज बदल जाता है, ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। वो कन्वेक्स टू ओरिजिन था, ये कॉनकेव टू ओरिजिन। बाकी इट डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जितना दूर जाएगा ओरिजिन से जितना दूर जाएगा उतना हायर लेवल ऑफ आउटपुट को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी बातें उसकी तरह सेम रहेंगी। ठीक, इसमें बस हमें थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो कर्व बनता है ये हमारा उसका शेप इस तरीके से होता है कुछ। ठीक, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट है या मैक्सिमम रिवेन्यू इसको कहते हैं। ठीक, वहां पे आइसो कॉस्ट लाइन हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग आइसो रेवेन्यू लाइन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी चीजें सेम है, तो इसलिए इस आउटपुट वाले से ज्यादा ये क्वेश्चन ना पूछ के वो क्वेश्चन जो पूछते हैं इसके ज्वाइंट वेंचर से पूछते हैं। जैसे कि दो आउटपुट इंटरप्राइजेस मतलब आउटपुट मतलब जहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, फार्म प्रोडक्ट रिलेशनशिप। वो जो पॉइंट था उसको क्या बोले थे आप? जो पॉइंट जैसे वहां पे जैसे वहां पे सर मैक्सिमम एलसीसी रिवेन्यू होता है ना? पॉइंट। हाँ, ओके सर। मैक्सिमम रिवेन्यू पॉइंट। रिवेन्यू मतलब कितना प्रॉफिट आपका हो रहा है। ठीक है, अब इस पे जाएंगे, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं ना हम। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या, फार्म प्रोडक्शन रिलेशनशिप जो होते हैं अलग अलग तरीके से होता है। एक पहले तो ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट। इसके बाद एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोडक्ट तीसरा होता है सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और लास्ट होता है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम से ही थोड़ा सा कुछ आइडिया लग जाता है कि कौन सा वेंचर किस तरीके से होगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो कमोडिटी या दो प्रोडक्ट जो एक दूसरे से अटैच्ड हो। ठीक है, मतलब कि एक ही प्रोडक्शन फंक्शन दोनों का एक ही जैसा होगा। मतलब एक क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब एक मेन प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारे लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर की, ग्रेन हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है और स्ट्रॉ हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है। और सेम प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मतलब सेम प्रोडक्शन फंक्शन होता है, सेम प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसका। ठीक, तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स इसको कहते हैं जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम डेयरी कर रहे हैं तो हमको मिल्क मिल रही है, मिल्क के साथ काउ डंग जो मिल रहा है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को हम इस तरीके से कहेंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। मतलब कि एक अगर एक के लेवल में चेंज करें, मतलब एक प्रोडक्ट P1 है, एक प्रोडक्ट P2 है।
अगर हम P1 के लेवल में चेंज करते हैं, मतलब P1 को इंक्रीज करते हैं, तो P2 भी इंक्रीज हो, उस तरीके के प्रोडक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहते हैं। यानी P1 का अगर लेवल घटाते हैं तो P2 का लेवल भी घट जाए, मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए। मतलब कि अगर एक के लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे के लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, या एक के घटाने से दूसरे का लेवल ऑफ प्रोडक्शन घट जाए, तो उस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में जाता है। ठीक, ये सेम डायरेक्शन मूवमेंट होता है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट, कि एक बढ़ा रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटा रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ठीक है, हालांकि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तक ही ये मार्केट जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बाद में कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ठीक है, इसके कर्व भी आगे हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। सप्लीमेंट्री मतलब दो प्रोडक्ट है P1 P2, एक के बढ़ने या घटने से इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज ऑन P2। मतलब P1 के बढ़ने घटने से, मतलब P2 के प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का चेंज ना आना ही, इस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। मीन्स नो इफेक्ट, किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं करता है, इस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। और जो थर्ड है P1 और P2, दो प्रोडक्ट इंटरप्राइजेज हैं, एक के बढ़ने से दूसरा घटने लगे, या दूसरे के घटने से पहला बढ़ने लगे। मतलब अगर हम P1 का लेवल बढ़ा रहे हैं तो P2 का लेवल ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जा रहा है, या P1 का लेवल घटा रहे हैं तो P2 का लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जा रहा है। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट को हम कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइजेज या कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। डायरेक्शन, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन के इस तरीके के चार इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके कर्व से ज्यादा इनका कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे इसमें हम लोग ने आइसोक्वांट में हमारा जो स्लोप होता है उसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो यहीं पे इसके स्लोप को, इस पॉइंट के स्लोप को, ठीक है, इसके स्लोप को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ y1 और y2 सिंपल सेम उसी तरीके होगा, यहाँ पे एडेड होगा, वहां पे रिप्लेस्ड होगा, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन सर, जो कि होता है डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि किस इंटरप्राइजेस में क्या कंडीशन होना चाहिए। तो अगर हमारा डेल्टा y1 बाई डेल्टा y2 और डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1 की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कॉम्पिटिटिव कहेंगे। इसी तरीके से ये अगर डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा y2 और डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1 है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो ये सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप को दिखाता है। ट्री रिलेशनशिप को दिखाता है। और तीसरा जो कंडीशन, प्रोडक्ट में ज्यादातर 10 में से 8 बार यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, या तो इसके लॉ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मतलब लेस ग्रेटर देन जीरो है, यानी जीरो है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है।
ये कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप को शो करता है। इतनी बात समझ में? अगर सही, सप्ली लेस देन जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये कॉम्पिटिटिव शो कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? ये उससे निकल के आता है, ठीक है। अगर बाई एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे तो मिल भी जाएगा, इसमें कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दो कॉम्पिटिटिव चीजें होंगी, ठीक है, तो अगर आपका एक में चेंज कर रहे हो तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। और जब कोई वैल्यू एक की डिक्रीज होगी, जैसे कि हमने उसमें बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी बताया था और सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी पता ये एग्जाम्पल लिया था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब अगर मूवमेंट दोनों का बढ़ रहे हैं, मतलब डेल्टा दोनों के में है, अगर ये दोनों घट भी रहे होंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो यहाँ पे अपोजिट साइन होंगे। अपोजिट साइन मतलब अगर एक भी घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और कोई वैल्यू अगर निगेटिव हो तो वो लेस देन जीरो हो जाती है, ठीक है। इसको किस एग्जाम्पल किस से भी करोगे तो समझ में आएगा। तो ये है, इसके कर्व देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव के कर्व किस तरीके से बनता है, ठीक है। और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कर्व जो बनते हैं, दोनों y1 y2 एक साथ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे दो प्रोडक्ट हैं, वो इस तरीके से सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट तक सेम डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में चल के ये कॉम्पिटिटिव ही हो जाते हैं। ये जो कर्व है ये कॉम्पिटिटिव का कर्व है। तो क्योंकि अगर आप दो क्रॉप के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात भी करते हैं, इंटरक्रॉपिंग में भी बात करते हैं, तो एक समय तक ही वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री का में जो कर्व बनता है उसका नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि एक के बढ़ने से दूसरे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, मतलब इस तरीके से होता है। बाद में चल के ये भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, मतलब जो ऊपर से हल्का सा ये कर्व जो आ रहा है ये कॉम्पिटिटिव कर्व होता है। तो परफेक्टली लॉन्ग रन में कोई भी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। लॉन्ग रन में सभी जो प्रोडक्ट होते हैं, दो प्रोडक्ट आपस में कॉम्पिटिटिव नेचर ही शो करने लगते हैं। ये हमारा कॉम्पिटिटिव नेचर का कर्व है कि एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, y1 y2 y1 y2 y। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है इतनी बात? कॉम्पिटिटिव वाला एक बार फिर से बता दीजिए, जो वाइट, जो लास्ट में बता है। कॉम्पिटिटिव यस, जैसे कर्व कि वाला, कर्व कर्व की से। बात है, ये कर्व ही ये इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं y1 बढ़ रहा है y2 घटने लगा, y1 बढ़ रहा है y2 घटने लगा, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। यहाँ पे देखते हैं y1 बढ़ रहा है y2 भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन एट इस पॉइंट तक दोनों बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, y1 तो बढ़ रहा है लेकिन y2 घटने लगा। ये इस तरीके से कॉम्पिटिटिव कर्व हो गया। यहाँ पे क्या, ये ये वाला y2 तो y1 बढ़ रहा है लेकिन y2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, y2 कांस्टेंट है। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री है। और इसको इस तरीके से ना लिख के MRPS भी लिखता है कहीं कहीं, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। कॉम्पिटिटिव के केस में लेस देन जीरो होता है, सप्लीमेंट्री के केस में इक्वल टू जीरो होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ग्रेटर देन जीरो होता है। यही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को पूछता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हमारा हो। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। और उसके बाद सिंपल सी बात है, आई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे। सेम एज आइसो कॉस्ट लाइन, यहाँ पे आइसो रिवेन्यू लाइन होती है, ठीक। रिवेन्यू लाइन होती है मतलब जो कि टोटल हमको प्रॉफिट जो मिलता है या इनकम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, आइसो रिवेन्यू लाइन, ठीक। यानी कि ये भी एक तरीके से प्राइस रेशियो ही है, ठीक है। यहाँ भी प्राइस रेशियो जो होता है इनवर्स होता है उसके मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के।
अगर y1 अपॉन y2, तो यहाँ पे p y1 अपॉन p y2। इसमें वही चीज है कि आपको मैक्सिमम रिवेन्यू पॉइंट कहाँ मिलेगा। मैक्सिमम रिवेन्यू पॉइंट के लिए क्या होगा कंडीशन, रिवेन्यू को आप प्रॉफिट कर समझो, प्रॉफिट पॉइंट, उस केस के लिए आपको मार्जिनल रेट ऑफ फैक्ट प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो मतलब आपस में बराबर होना चाहिए स्लोप। ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कंडीशन होगा डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1 इज इक्वल टू p y1 अपॉन p y2। जैसे हमने इनपुट आउटपुट में कंडीशन पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी वही तीन कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। और इस बार डिसीजन में हमको ये चीज देखना होगा कि हमको प्रोडक्शन किसका करना चाहिए, ठीक। यहाँ px1 px2 जैसे तीन कंडीशन हमने बताया था, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1 की वैल्यू py1 अपॉन py2 से बड़ी है तब क्या करेंगे, हम जैसे बताया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा y2 अपॉन py2 ग्रेटर देन py1 अपॉन डेल्टा y2। अब बताओ कि किसका प्रोडक्शन हमको ज्यादा करना चाहिए, इस कंडीशन में हमको किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, किसको ऐड करना चाहिए, किसको रिप्लेस करना चाहिए। y1 को ऐड करेंगे, हाँ y1 को ऐड करेंगे। y1 को ऐड करेंगे, ठीक अभी बता दें। ये py2 क्या किसी एक आउटपुट की प्राइस है ना। अगर मान के चलो कि यहां से हमको क्या मिल रहा है कि पी आई आउटपुट की जो प्राइस है, मतलब जो सेकेंड कमोडिटी की प्राइस है वो ज्यादा है बाजार में और दूसरे कमोडिटी की प्राइस बाजार में कम है, और आप कोई चीज बना रहे हो तो जाहिर सी बात है जिसकी प्राइस ज्यादा मिल रही है उसको बनाओगे कि जिसकी प्राइस कम मिल रही है उसको बनाओगे। जिसकी ज्यादा मिल रही हो। तो इस केस में आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि हम P1 मतलब Y2 को ऐड करेंगे और बनाएंगे, मतलब और इसका प्रोडक्शन करेंगे और Y1 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाना है। वहां पे हमको मिनिमम कॉस्ट के लिए जाना था, इसलिए जिसकी प्राइस कम थी उसको हम लोग लेते थे, और यहाँ पे जिसकी प्राइस ज्यादा है उससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगी उस पॉइंट को हम लोग लेंगे। इतनी बात समझ में आई मेरी, समझ में आई मेरी बात। यस सर। जिसकी आपको मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलेगी उसको आप ऐड करोगे, जिसकी कम मिलेगी उसको आप कम प्रोड्यूस करोगे। एज ए बिजनेसमैन सोचना है बस, सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा पैसा सर मिलेगा सर उसको ज्यादा मतलब प्रोड्यूस इस करेंगे। हाँ तो मतलब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जिसमें मिले वो, और उसमें मतलब जिसमें कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ हाँ, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, क्योंकि लिस्ट कॉस्ट से हमको अगर उतना ही पैसा मिल जा रहा है, मतलब सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जा रहा है, तो हमको क्या ही चाहिए फिर। तो यहाँ पे हम लोग y1 को ऐड करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y2 को, ज्यादा से ज्यादा y1 बनाएंगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा y2 बनाएंगे। तो ये हमारे कुछ जरूरी जो थे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक। उसके बाद बाकी जितने लॉज हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हमने फैक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ने ये देख लिया कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया, लॉ ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा, लॉ ऑफ की मार्जिनल रिटर्न भी देखा, ठीक है। तो जैसा कि हमने यूटिलिटी में बताई थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जब हम या डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोल रहे थे तो उसमें हमने ये बोला था कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, और वही चीज इक्वी मार्जिनल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज
लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब हमको लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना है। तो यूटिलिटी, वहां पे यूटिलिटी की बात की थी, तो वहीं पे वो आप रिटर्न कर दोगे तो लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, उसके बाद आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ये जो हमने अभी जो रिलेशनशिप देखा है उसमें हमको 2-3 इंटरप्राइजेज हैं, तो किस कंपैरेटिवली हमको किस में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उस तरीके के हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करनी है कि किस तरीके की फार्मिंग करनी है। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि जरूरी थी। अब इसके बाद थोड़ा सा छोटी छोटी पॉइंट्स है, ठीक है, वन लाइनर जैसे, उसको लिखना है सर क्योंकि एक क्वेश्चन नोट्स। था सर, हाँ। मतलब आइसो रिवेन्यू लाइन भी आइसो कॉस्ट लाइन जैसी स्ट्रेट ही होती है? स्ट्रेट होती है, लाइन का मतलब ही होता है स्ट्रेट ना, कर्व मतलब जो स्ट्रेटनर अच्छा है, हाँ। लाइन बोलने का मतलब स्ट्रेट। और ठीक है। और हर पॉइंट पे प्रॉफिट सेम होगा? हाँ, प्रॉफिट सेम होगा। ठीक। जैसे अब हम छोटे छोटे बुलेट्स फॉर्म में चलेंगे और उन चीजों को देखेंगे। ठीक है। कभी कभी सर कंपाउंडिंग की पूछ देता है या सर इक्वी मार्जिनल रिटर्न वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बता दी है ना। तो सिंपल अच्छा सी हाँ बात है, हाँ। जो हाँ यूटिलिटी बता दी है सेम है जो वो रिटर्न की पढ़ बात करेंगे, लेंगे। रिटर्न में पैसे की बात करेंगे। ठीक है। तो ओके वहां पे सर। चीजें कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। ओके ठीक है। सर। कि लिमिटेड रिसोर्स होगा वहां पे, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने बताई है। ठीक है। ना समझ में आएगा तो फिर मैं फिर यस से बता दूंगा। ठीक। यस सर। अब इसके बाद छोटी छोटे पॉइंट्स हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आज आपका पैसा है, इसका 10 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हम लोग कंपाउंडिंग पढ़ते हैं, तो इसको फ्यूचर वैल्यू को हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आपने जो प्रेजेंट वैल्यू है अपॉन 1 प्लस आई की पावर, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला नोट करना है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि अगर सब चीजें टॉपिक डिस्कस करने लगे तो फिर हमारे पास चीजें कम पड़ जाएंगे। ठीक। इसी तरीके से डिस्काउंटिंग का अगर हमको कोई फॉर्मूला पूछता है तो बस जस्ट है, हम डिस्काउंट मतलब कि आज के समय में पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्काउंटिंग, या पैसे में गिरावट कितनी आ रही है। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो होता है, अमाउंट जितना आपको मिलेगा अपॉन 1/i⁴n। आई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हमारा टाइम पीरियड है, पीरियड। इसके बाद एक चीज आती है हमारे पास, डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन, आप कोई चीज लिए हो, आप उसका इस्तेमाल करो चाहे ना करो, उसकी वैल्यू में जरूर कोई ना कोई डिप्रेसिएशन हमको देखने को मिलता है। डिप्रेसिएशन मीन्स एक समय के बाद गिरावट हमको देखने को मिलती है। तो इसमें 2-3 चीज होती है। ठीक है। एक तो होती है जंक वैल्यू, मतलब अगर आपने कोई भी कमोडिटी खरीदी है, ठीक है, आपने उसको यूटिलाइज किया जितना यूटिलाइज कर सकते थे किया, उसके बाद वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब कि आपने उसकी टोटल वैल्यू खत्म कर ली, मतलब जितने यूजफुल लाइफ थी वो कंप्लीट हो गई, अब उसकी वैल्यू जो है जंक हो गई, तो इसको जंक वैल्यू कहते हैं। जंक वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, उसके लाइफ के एंड पे जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग जंक वैल्यू कहते हैं, मतलब स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहते हैं हम लोग। स्क्रैप है मतलब कबाड़ी के भाव में चला गया, स्क्रैप वैल्यू। ठीक। अब
डिप्रिसिएशन में 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज की डिप्रिसिएशन वैल्यू पता करते हैं। जैसे आज हमने ट्रैक्टर लिया तो 5 साल बाद उस पर डिप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे कॉमन मेथड होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जंक वैल्यू, जंक वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कितने साल उसकी यूजफुल लाइफ है ऑफ एसेट। इसके बेसिस पे हम किसी भी चीज प्रोडक्ट की जंक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हर साल कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन आता है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो क्या लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो यही है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि किस मेथड से और निकालते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, कभी निकालने को नहीं देगा, ठीक है, एग्जाम में इसका मेथड फॉर्मूला याद करना है। नहीं, बस नोट्स बना लो कि इन तरीके से हम लोग डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसमें सबसे कॉमन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक, सबसे इजीएस्ट मेथड है। इसके बाद एनुअल रिवैल्यूएशन मेथड, जो कि हम लोग लाइफ स्टॉक के लिए करते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड, ठीक। और जो चौथा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड, जो कि होती है बुक वैल्यू, उसकी जो बुक वैल्यू है इनटू आर कर देते हैं, और आर की जो वैल्यू होती है हमारी 100 अपॉन यूजफुल लाइफ, ये आर की वैल्यू हो जाती है। तो ये कुछ डिप्रिसिएशन के कॉमन मेथड्स थे। इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। ओके।